ओके जी, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई हमारी। अच्छा, तुम बात कर रहा था कि जितने भी ये टीचिंग एग्जाम्स की वेबसाइट है, एग्जाम विदा है, जीके इंडिया है, स्टडी साइट है, इन सारी वेबसाइट के ऊपर क्वेश्चन सेम ही दिए हुए हैं। वो क्वेश्चन क्वालिफाई एमएड के अंदर भी हैं। हाँ, प्लस कुछ एडिशनल एमसीक्यूज हैं जो यहाँ पे हमने डाले हुए हैं। जैसे रिसर्च के कुछ एमसीक्यूज हैं जो आपको किसी वेबसाइट के ऊपर नहीं मिलेंगे। पाक एमसीक्यूज के वेबसाइट सिर्फ पाक एमसीक्यूज के ऊपर ही अभी तक पड़े हैं, लेकिन अब पीडीएफ में वो लोगों ने बना के डाल दिए हुए हैं। तो इस बुक के अंदर आपको हर तरह का क्वेश्चन मिलेगा। मतलब आप सिर्फ अगर इस बुक को पढ़ेंगे, कोई दूसरी बुक, मैं एक चीज हमेशा अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपके पास क्वालिफाई एमएड है तो आप सिर्फ क्वालिफाई एमएड को ही पढ़ें। अगर आपके पास एजुकेशन मैराथन है तो आप सिर्फ एजुकेशन मैराथन को ही पढ़ें। एक बुक हमेशा अपने पास रखें और उस बुक को अच्छी तरह से याद करें। एमसीक्यूज को आप, हमारे जो जितने भी सर्विस कमीशन है ना, उसमें चाहे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन हो, एफपीएससी हो, केपीएससी हो, ये सारे हमसे सिर्फ एक चीज डिमांड करते हैं, मेमोरी लेवल की हमारी अंडरस्टैंडिंग। मेमोरी लेवल में हमारे कितना नॉलेज है, हमें कितना आता है। मतलब रट्टा, सिंपल मीनिंग में अगर देखा जाए तो हमारा रट्टा कितना अच्छा है, हमें सिर्फ ये चेक किया जाता है। अब आप लोगों ने करना कि आपने सिर्फ रट्टा लगाना है। एक चीज, दूसरा, ये उन लोगों के लिए है जिनको बिल्कुल भी नहीं अंडरस्टैंडिंग, एमसीक्यूज की भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि ये क्या चीजें हैं, किस तरह से हैं। तो बुक हमेशा आपने एक ही रखनी है, ठीक है। तो मैं एजुकेशन मैराथन के बारे में बता रहा था कि मैंने वो सारी चीजें जो इंटरनेट के ऊपर पढ़ी हैं वो सारी यहाँ पे डाल दी हैं, ताकि एक स्टूडेंट, एक बच्चा अगर पढ़ रहा है तो उसको कहीं जाने की ना जरूरत पड़े। फिर दूसरी चीज में क्या इजाफी डाला हुआ है कि इसमें थ्योरी है। आप किसी भी एमसीक्यू पढ़ रहे हैं, एमसीक्यू को उससे रिलेटेड आप थ्योरी में चले जाएं। ये जी आज पढ़ाएंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैं इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा ही। मैं ज्यादा कभी इंट्रोडक्शन नहीं दिया। हमेशा जब भी क्लास की है सिर्फ 2 या 4 मिनट बात करता हूँ, उसके बाद मैं पढ़ाता ही हूँ। नीलोफर, आप प्लीज, आप अपना म्यूट कर लें। ओके, चलें। तो दूसरी बात आज हम शुरू करेंगे, आगे चलते हैं आपके पेपर के पैटर्न के ऊपर। आपके पेपर का जी ये सिलेबस है आपके सामने। इसमें पेपर में हमारे पास क्या है, पेपर में हमारे पास दो पार्ट्स होंगे। एक इंग्लिश का 20 मार्क्स का पार्ट है, आपको नजर आ रहा है जी। कैन वी गेट एजुकेशन मैराथन, हाँ जी, कुछ बुक्स हैं हमारे पास। तो आप, अभी एग्जाम के लिए हमने रखी हुई क्योंकि हमें पता था। तो आप वो बात की, वो आप मैसेज करिएगा, इंशाल्लाह मिल जाएगी। ओके। तो अब दो चीजें हैं हमारे पेपर के अंदर, एक पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, आपने देखा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन, आपको आज हमारा इंट्रोडक्शन है तो इंट्रोडक्शन में ही आपको इंशाल्लाह 4-5 एमसीक्यूज मिल जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं पहले बात कर चुका हूँ, हमारी क्लास की टाइमिंग थोड़ी ज्यादा हो जाया करेगी, इसलिए आपने प्रिपेयर्ड रहना है। ओके। तो पहला पार्ट है 20 एमसीक्यूज का इंग्लिश का। इसमें सबसे पहली कंफ्यूजन जो लोगों में है वो ये है कि लोग समझते हैं कि इसमें से 10 मार्क्स लेना बहुत जरूरी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आपने कलेक्टिव मार्क्स लेने हैं। इसमें ऐसी कोई शर्त नहीं है कि पार्ट 1 जो है, जिसमें ग्रामर है, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर है, आपको उसमें से 10 मार्क्स हर सूरत लेने हैं। आपके 6 नंबर 7 नंबर भी होंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके 2-3 नंबर भी हों तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इंग्लिश में। लेकिन ये है कि आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए। ग्रामर, यूसेज या सेंटेंस स्ट्रक्चर में तो वो टेंसेस के बारे में या पार्ट्स ऑफ स्पीच के वगैरह के बारे में पूछ लेगा। एक दो चीजें जो जरूरी हैं वो हैं सिनोनिम आपके, और वो हैं एंटोनिम। ठीक है। अब सवाल ये है कि ये करने कहाँ से हैं? अब अभी आपके पास सिर्फ 30 दिन है। इन 30 दिनों में आप बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते। मतलब मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप रानी मैम के लेक्चर्स ले लें जाके। रानी मैम के लेक्चर्स लेंगे तो वो खाली 3-3 घंटे का उनका एक लेक्चर इंटरनेट यूट्यूब के ऊपर पड़ा हुआ है, तो आपका सारा टाइम उधर लग जाएगा। मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप कोई ग्रीक की बुक उठा लें और उसके सिनोनिम एंटोनिम करना शुरू करेंगे। व्हाट आई विल रिकमेंड यू इज सिंपल, कि आप एफपीएससी की, इम्तियाज शाहिद की पास पेपर वाली बुक लें, एफपीएससी के पास पेपर्स की। ठीक है। इसके अंदर आपको कोई 100-150 उनका पास पेपर मिल जाएगा। अब उस 100-150 पेपर में से चंद एक, 40-50 जितने आप इजीली कर सकें, उन सब में पहला पोर्शन 20 मार्क्स का इंग्लिश है। उस 20 मार्क्स के इंग्लिश के पोर्शन के अंदर आपको
सिनोनिम भी मिलेंगे, एंटोनिम्स भी मिलेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच, प्रेपोजिशन और सेंटेंस स्ट्रक्चर। जो आपका पार्ट 1 है वो क्लियर हो जाएगा। और अगर आप समझते हैं कि आपके पास ज्यादा ही टाइम है तो फिर आप चले जाएं पाक एमसीक्यूज के ऊपर चले जाएं। हाँ बता रहा हूँ ना, आप पाक एमसीक्यूज के ऊपर चले जाएं, आप यूट्यूब के ऊपर रानी मैम के लेक्चर ले लें या किसी के भी इंग्लिश के लेक्चर ले लें, लेकिन वो आपका टाइम वेस्ट करेंगे। हाँ एक और चीज, यहाँ पे आपका मेरिट कितना बनता है, हमेशा 70+ आपका मेरिट बनता है। क्योंकि आपको पता है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पे आपका मेरिट रिटर्न में 70+ मार्क्स होना जरूरी है। आपकी सीट्स भी ठीक है माशाल्लाह, मेल्स में तो काफी कम सीट्स होती हैं। तो 70, चूंकि आपकी सीट ज्यादा है तो इसलिए 65+ वालों को वो बुला लेंगे। तो 65+ आपका अगर स्कोर आता है तो आपको वो बुलाएंगे। लेकिन मेरिट, फाइनल मेरिट में आप आने के लिए आपको 75+ मार्क्स लेने हैं फाइनल मेरिट के लिए। तो सिंपल जस्ट हमें 65 लेके रिटर्न पास नहीं करना, हमें क्वालिफाई करना है अपना इंटरव्यू भी। अब इसके लिए मैं क्या स्ट्रेटजी बताता हूँ, देखो आपको अगर ये एग्जाम क्लियर करना है ना तो एक बात नोट कर लो, आपको डेली 4 से 5 घंटे कम अज कम, अलग अलग नहीं, सेपरेट करके नहीं, लगातार आपको 4-5 घंटे अपनी स्टडी को देना है। आपका ये टेस्ट कब क्लियर होगा एक बात पहले ही नोट कर लें। आपका टेस्ट सिर्फ एक सूरत में क्लियर हो सकता है कि अगले 21-22 दिन लगातार आप 4-5 घंटे इसको दें। इससे होगा क्या, अगर आप ये टाइम देना शुरू कर देंगे तो देखिएगा चंद ही दिनों में, 7-8 दिनों के बाद ये सारी चीजें आपके ख्वाबों में आना शुरू हो जाएंगी। जब आप सोएं और आपके ख्वाब में ही क्वेश्चंस आ रहे हों, एमसीक्यूज आ रहे हों, तो उस वक्त समझिएगा कि आप उस रोड पे चल गए हैं, चल चुके हैं जो आपको टेस्ट के पास या टेस्ट में कामयाब करने की तरफ जाता है। एक स्ट्रेटजी है। ओके, तो पार्ट 1 में मैं बता चुका, आपका इंग्लिश है 20 मार्क्स का। हम यहाँ पे तैयारी करेंगे आपके पार्ट 2 की। पार्ट 2 है प्रोफेशनल टेस्ट, 80 मार्क्स की पेडागोजी। यहाँ पे तो उसने लिखा हुआ है ना, पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें उसने लिखी हुई हैं। ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। मैं भी इनका सिलेबस में क्या इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजों चीजें आपके सामने रखने वाला हूँ। और ये भी बताऊंगा कि किस एरियाज में वो हमें ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन में अगर देखें, इसमें हमारे पास क्या क्या चीज आती है पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन में। इसमें हमारे पास आते हैं जी मोड्स ऑफ एजुकेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से नोट करना शुरू करना आपने। मोड्स ऑफ एजुकेशन से मुराद कि एजुकेशन किस तरह से दी जाती है। ये 3 मोड्स ऑफ एजुकेशन हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। अभी मैं सिर्फ इनको डिस्कस नहीं कर रहा, सिर्फ आपको सिलेबस की थोड़ी सी ब्रेकअप बताने लगा हूँ। नोट कीजिएगा, यहाँ पे नोट कीजिएगा, आपका 1 नंबर का एमसीक्यू इन 3 डेफिनेशन से लाजमी आएगा। नोट कर लें, एक नहीं बल्कि मिनिमम एक है। यहाँ से आपके 2 मार्क्स पक्के हैं, पेपर में होंगे। आप कोई भी एफपीएससी का ये फेवरेट एरिया है। एसएसटी के पास पेपर्स उठा के देख लें, आप इसके पीपीएससी के पास पेपर्स उठा के देख लें, एफपीएससी के, टीजीटी के, एसएसटी के, लेक्चर के, कोई भी पेपर उठा के देख लें। मोड्स ऑफ एजुकेशन में से आपको कम अज कम एक, और इससे ज्यादा आपको 2 लेक्चर, 2 लाजमी मिलेंगे इसके जो हैं एमसीक्यूज। ठीक है, एक बात इंपॉर्टेंट हो गई। अब फॉर्मल मोड क्या है, इनफॉर्मल क्या है, नॉन फॉर्मल क्या है, आपको सिर्फ इसको रटना है, समझना है और डेफिनेशन को रटना है। वर्ड टू वर्ड आपकी चीजें माइंड में होंगी तो आप इसको क्लियर कर जाएंगे। ये सारे पेपर्स में आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जी दूसरी चीज है। वो एक वो प्ले स्टार चुके हैं ना भैया, ये बताया भाई प्लीज बाकी अल्लाह यार, ये कोई बात, किसी का माइक ऑन है, प्लीज बंद कर लें मोबाइल इसको साढ़े काइंडली। इधर उसने 5,000 दिया। ये कौन है, इधर शो भी नहीं हो रहा और म्यूट भी नहीं हो रहा। चलें अब हो गया। ओके, तो हमारा पहला जी समझ आ रही है आपको, आप लोगों को आवाज आ रही है? जी जी सर, आ रही है आवाज। ओके ओके।
आप लोगों ने कोई क्वेश्चन पूछना हो या कोई चीज करनी हो तो काइंडली अपना चैट बॉक्स यूज कर लीजिएगा। अच्छा, दूसरी चीज है हमारे पास टाइप्स ऑफ एजुकेशन। टाइप्स ऑफ एजुकेशन यूजली ना लोग टाइप ऑफ एजुकेशन और मोड ऑफ एजुकेशन को कंफ्यूज कर लेते हैं कि ये दोनों सेम चीजें हैं। लेकिन यहाँ पे ये हमारा, हम इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इंटरव्यू में वो आपसे पूछ सकता है कि टाइप मोड्स ऑफ एजुकेशन और टाइप्स ऑफ एजुकेशन में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे हमें डिफरेंस को बिल्कुल भी याद नहीं रखना। यहाँ पे हमें मोड ऑफ एजुकेशन को याद करना है कि ये फॉर्मल होता है, नॉन फॉर्मल होता है या इनफॉर्मल होता है। और ये हमारे 2 नंबर बन जाएंगे। टाइप ऑफ एजुकेशन में कोई क्वेश्चन हमें नहीं आएगा। वैसे 2 तरह की एजुकेशन होती है, एक होती है एकेडमिक एजुकेशन या जनरल एजुकेशन, और दूसरी हमारी होती है प्रोफेशनल या वोकेशनल एजुकेशन। ठीक है, ये 2 तरह की एजुकेशन है। प्रोफेशनल को वोकेशनल भी कहते हैं और एकेडमिक को जनरल एजुकेशन भी बोलते हैं। ये 2 टाइप्स हैं और ये 3 चीजें लिखी हुई हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। ये मोड्स ऑफ एजुकेशन है। बहुत सारे लोग इन तीनों को टाइप ऑफ एजुकेशन भी कहते हैं, लेकिन ये तो एक एजुकेशन इम्पार्ट करने का एक मॉड है, मीडियम है, इसलिए इनको मॉड कहा जाता है। इनमें से क्वेश्चन आएगा, टाइप ऑफ एजुकेशन में से आपका क्वेश्चन नहीं आएगा बिल्कुल, आप बेशक इसको काट दें। ठीक है, दूसरी अगली चीज, यहां से आपका एक क्वेश्चन लाजमी बनेगा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन से। अब ये क्या चीज है, ये तो डिस्कस करने वाली चीज है ना, इसको डिस्कस करेंगे आगे। अभी मैं सिर्फ आपको ब्रीफ इंटरव्यू दे दूं। मैं अभी आपको बताया कि आज हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर ही इंशाल्लाह हमारे 7-8 नंबर जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अगर मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन करूं कि एम्स और ऑब्जेक्टिव्स के अंदर क्या डिफरेंस है, तो आपको मैं हमेशा एक चीज बताता होता हूँ। करिकुलम आप लोगों ने पढ़ना है आगे एक पूरा टॉपिक। ठीक है, करिकुलम का मतलब होता है हमने जो कुछ पढ़ना है, सिंपल। ठीक है, सिंपल मीनिंग है इसका। करिकुलम के होते हैं 4 कंपोनेंट्स। आप सब लोगों ने पढ़े होंगे करिकुलम के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 4 कंपोनेंट्स। इनको 4 एलिमेंट्स भी बोला जाता है। अब मैं अगेन इस चीज को बार बार यहाँ पे बताने लगा हूँ कि मैं हमारे इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ही चार चार 7-8 जो लेक्चर्स हैं, 7-8 जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। क्लियर से मुराद वो आपके पेपर में आएंगे, आप इनको बेशक नोट कर लीजिएगा। दूसरा, यहाँ पे कुछ मैंने बता दिया। दूसरा क्वेश्चन ये है, वो हमेशा कोई भी पेपर आप पेडागोजी का उठा के देख लें, पाकिस्तान के किसी भी सर्विस कमीशन का, वो चाहे SPSC है, KPSC है, PPSC है, FPSC, वो लाजमी क्वेश्चन पूछता है कि करिकुलम के कितने कंपोनेंट्स हैं। अच्छा, अभी हमारा टाइम खत्म होगा ना, 10 मिनट रहते हैं, तो आप लोग फौरी क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं नया लिंक भेजूंगा, ठीक है, क्योंकि जूम के ऊपर आप मैक्सिमम 40 मिनट की क्लास कर सकते हैं। तो 4 कंपोनेंट्स होते हैं करिकुलम के। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर्स में, हर पेपर में आता है। तो आपका आज एक नंबर ये भी यहाँ पे सेव हो रहा है। ठीक हो गया जी। कौन कौन से हैं, सबसे पहले आता है एम्स। एम्स का मतलब होता है, देखिए करिकुलम कौन बनाता है, करिकुलम कोई भी स्टेट बनाती है। सिंपल मीनिंग में, सिंपल सिंपल टर्म्स में आज बात करेंगे। कोई भी मुल्क करिकुलम बनाता है। भाई करिकुलम क्यों बनाता है वो, एजुकेशन सिस्टम के अंदर करिकुलम होता है ना, क्यों होता है करिकुलम? करिकुलम बनाने के पीछे कोई मकसद तो होता है ना, कोई वजह तो होती है। ओके, सम टाइम नहीं चलता तो हमें नया बनाना पड़ता है। तो क्वेश्चन बात कर रहा था कि जब कोई भी स्टेट या कोई भी एजुकेशन सिस्टम अपना करिकुलम डिजाइन करता है तो सबसे पहले उसका वो एक क्वेश्चन करते हैं कि क्यों करिकुलम बनाना है। क्यों से मुराद को इसका कोई खास मकसद होगा। वो मकसद क्या होगा? वो मकसद कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पाकिस्तान कहता है कि 2030 तक, ठीक है, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम कहता है कि हमने करिकुलम बनाना है, और करिकुलम क्यों बनाना है कि हमने 2030 तक अपने आप को दुनिया के 5 बिग कंट्रीज में लाना है, IT के हवाले से। बिग IT कंट्रीज में लाना है। ठीक है, मतलब हम चाहते हैं कि दुनिया के जो 5 बड़े IT के कंट्रीज हैं, हमारा नाम उनमें आ जाए 2030 तक। तो ये एक मकसद है। अब एम्स की बुनियाद पे यहाँ पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट जुड़ती है। एम्स की बुनियाद पे ये हुआ, एम एक मकसद हो गया। या फॉर एग्जांपल कहते हैं कि 2050 तक भाई हमने अपने मुल्क को फुल इस्लामी बना लेना है, हमने मुफ्ती ही मुफ्ती पैदा करने हैं, ये एक मकसद है। कोई भी एम्स जो होते हैं ना, ये हमेशा लॉन्ग टर्म्ड होते हैं। मतलब ओवर द ईयर्स इनको फुलफिल करना होता है, 10 साल, 15 साल, 20 सालों के लिए बनाए जाते हैं। ये आगे बहुत सारी डिस्कशन आएगी। ये नेशनल होते हैं, नेशनल लेवल के होते हैं, ये लॉन्ग टर्म होते हैं, इन चीजों पे बात करेंगे। सिंपली मैं यहाँ पे इसको जोड़ने लगा हूँ। जब हम अपने
हाँ जी, 2030 तक हमें 100% लिटरेसी रेट को अचीव करना है, ये भी एम हो सकता है। तो एम्स की बेस पे फिर वो बनाते हैं कंटेंट, कि अब हमें कंटेंट क्या बनाना है। ये हमने एक एम रख लिया कि भाई 2030 तक पाकिस्तान को बिग आईटी कंट्रीज में लाना है, 5 बिग आईटी कंट्रीज में लाना है। तो आप मुझे सोच के बताएं, क्या फिर हमारे कंटेंट के अंदर सिर्फ इस्लामियात शामिल होगी, या क्या हमारे कंटेंट के अंदर सिर्फ शेरो शायरी होगी, या सिर्फ पाकिस्तान स्टडीज ही हमें पढ़ाया जाएगा। तो योर रेशनल आंसर विल बी नो, कि हमें ये चीजें ठीक है पढ़ाई जाएंगी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं पढ़ाई जाएंगी। तो अगर हमें 5 बिग आईटी कंट्रीज में आना है तो हमें अपने कंटेंट को कंप्यूटर बेस्ड बनाना पड़ेगा। हमें पहली से लेके 10वीं क्लास तक ऐसा कंटेंट डेवलप करना पड़ेगा जिसके अंदर टेक्नोलॉजी हो, कंप्यूटर की स्किल्स हो। समझ आ रही है ना? फिर इन कंटेंट की बेस के ऊपर ही हमें डिजाइन डिसाइड करना होता है टीचिंग मेथड्स। भाई देखो, अगर हमें आईटी बनानी है, आईटी के हवाले से पाकिस्तान को बड़ा कंट्री बनाना है, तो हमें कंप्यूटर शामिल करना पड़ेगा अपने सिलेबस के अंदर। अब कंप्यूटर को पढ़ाने के लिए हमें टीचिंग मेथड्स भी तो अडॉप्ट करना पड़ेंगे ना, जो मॉडर्न हो, ठीक है, जो इनोवेटिव हो, जो कोलेबोरेटिव हो। मतलब हम टीचिंग कंप्यूटर को पढ़ाने के लिए या साइंस को पढ़ाने के लिए वो जो ट्रेडिशनल लेक्चर मेथड आ रहा था वो तो नहीं ना इस्तेमाल कर सकते, या सिंपल रट्टा सिस्टम तो नहीं ना, जैसे हम मतलब चीजों को रटने के लिए हमें लगा दिया जाता है, वो तो नहीं ना कर सकते। तो हमें टीचिंग मेथड्स को डिसाइड करना होता है। तो तीसरा जो कंपोनेंट करिकुलम का है वो है जी टीचिंग मेथड। अब ये सब डिसाइड हो गया। टीचिंग मेथड कहाँ से आते हैं, कंटेंट कहाँ से आता है, एम कहाँ से आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। किसी भी मुल्क की जो नेशनल आइडियोलॉजी होती है, आइडियोलॉजी से मुराद किसी भी मुल्क का नजरिया, उसका नजरिया बताता है कि आपको, होगा लेक्चर रिकॉर्डेड, प्लीज अभी थोड़ा सा सुन लें। अच्छा, आपकी आइडियोलॉजी, आपका नजरिया बताता है कि आपके एम्स या मकासद क्या होंगे। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है, इस्लामी नजरिया की बुनियाद पे इसे जन्म दिया गया, यूं कह लें। इस्लामी नजरिए की बुनियाद पे ये दुनिया के नक्शे पे आया। अब इसके, ये तब से लेके अब तक जितनी भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज बनी हैं, उसमें हमारा नजरिया क्या, हमारे नजरिए को प्रमोट करना हमारा एक एम रहा है। सही है। अब किसी भी स्टेट की जो आइडियोलॉजिकल या फिलोसफिकल फाउंडेशंस होती हैं, उनकी बेस के ऊपर कंटेंट बनता है, ठीक है। और कंटेंट को कौन कौन सी फोर्सेस या कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं, उसमें फिलोसफी आ जाती है, सोसाइटी आपकी आ जाती है, आपके माली हालात आ जाते हैं। ये सारी चीजें आगे जाके हम फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम में डिस्कस करेंगे। फिर मैं बता रहा था कि कंटेंट की बेस के ऊपर टीचिंग मेथड डेवलप होते हैं। टीचिंग मेथड में एक और चीज असरअंदाज होती है कि आपका बच्चा जो है, उसका एप्टीट्यूड क्या है, वो कितनी चीजें समझ सकता है। कंटेंट बनाते वक्त भी ये देखा जाता है। टीचिंग मेथड कौन सा पढ़ाना है बच्चे को, किस टीचिंग मेथड के जरिए समझ आ रही है, तो ये सारी चीजें टीचर देख रहा होता है। टीचर्स की कंसल्टेशन ली जाती है। तो इसमें ये सारी चीजें डिसाइड करने में साइकोलॉजी का बड़ा रोल होता है। तो टीचिंग मेथड्स या कंटेंट साइकोलॉजी की बेस के ऊपर भी डिसाइड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं बात करने जा रहा था वो ये है कि टीचिंग मेथड बना लिए, कंटेंट बना लिया, एम बना लिए, साल बाद देखना भी तो है कि क्या हम जो एम अचीव करना चाह रहे थे, हमारा कंटेंट वो एम अचीव करने में हमारी मदद कर रहा है या नहीं कर रहा। या हमारे जो टीचिंग मेथड हैं, जो कंटेंट हमने पढ़ाना है, उस कंटेंट को पढ़ाने में हमारी मदद कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इवेल्युएशन। तो इवेल्युएशन एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। इसके ऊपर लाजमी डेफिनेशन आती है, लाजमी। ये आपका एक और नंबर पक्का हो गया। इवेल्युएशन एक जजमेंटल प्रोसेस होता है, जो ये जजमेंटल, इसके लिए इसके साथ ना एक वर्ड जुड़ा होता है, जजमेंट। ये इसकी डेफिनेशन भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। जजमेंटल डिसीजन कि आपने आया कोई चीज अडॉप्ट करनी है या नहीं करनी। आपने कंटेंट बनाया, क्या उस कंटेंट को आगे लेकर चलेंगे या नहीं करेंगे। एक बच्चा है, वो किसी वजह से परफॉर्म नहीं कर रहा, उसको इस साल इसी क्लास में रखना है या उसको प्रमोट करना है, ये डिसाइड करना, ये जजमेंट देना इवैल्यूएशन कहलाता है। इसी तरह टीचिंग मेथड, कंटेंट और एम्स की इवैल्यूएशन हर वक्त होती रहती है। ये इवैल्यूएशन हमें बताती है कि आपको अपने करिकुलम को चेंज करना है, आपको अपने एम्स को रेक्टिफाई करना है, या आपको अपने टीचिंग मेथड्स जो हैं वो चेंज करने हैं, या इन्हीं टीचिंग मेथड्स को अडॉप्ट करना है या नहीं करना।
ये चौथा कंटेंट है या चौथा कंपोनेंट है करिकुलम का, ठीक है। तो ये चार चीजें आ जाती हैं। बात शुरू हुई थी यहाँ से एम्स के ऊपर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ये भी मकासद होते हैं और ये शॉर्ट टर्म होते हैं, इसके ऊपर हम आगे जाके बात करेंगे। एम्स मैंने आपके क्लियर कर दी, ठीक है। फिर अगला पॉइंट हमारा क्या है सिलेबस के अंदर, पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन के अंदर। पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन से मुराद ये है कि एजुकेशन के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। इसके अंदर मेनली हमारा जो टॉपिक है वो एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान है, कि पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन किस तरह से इवॉल्व होके आया है। अच्छा, उसके बाद मुस्लिम फिलोसफर्स हैं, जिनमें सबसे ज्यादा काम इमाम गजाली का है और इब्ने खल्दून का है एजुकेशन के अंदर। और वो भी इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, सिर्फ इनकी ये जो डेट्स हैं ये पूछ लेता है, या इनके दो ये इल्म को या एजुकेशन को या उलूम को, नॉलेज को कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ये दो तीन सवाल हैं, यही पूछता है। लेकिन एफपीएससी वाला सिवाय इनकी इन डेट्स के कि ये कब पैदा हुए इब्ने खल्दून और इनकी डेथ ईयर क्या है, इसके अलावा कोई चीज नहीं पूछता। शाह वलीउल्लाह इनके ऊपर भी यही क्वेश्चन आएगा कि इनका जो पीरियड है वो कौन सा है। ये फिलोसफर्स हैं जी, मुस्लिम फिलोसफर्स, इनके ऊपर हम थोड़ा सा, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। उसके बाद मुस्लिम एजुकेशन बिफोर ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल से पहले यहाँ पे इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन किस तरह से इम्पार्ट की जाती थी, ये पढ़ेंगे। इसमें दो तीन चीजें ही हैं खास, और ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक ही क्वेश्चन है इसके अंदर जो पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन है दरसे निजामी का। ये आप लोगों ने नोट कर लेना है। दरसे निजामी क्या चीज है, किस पीरियड का है, और इसमें ये किसके दौर में ये शुरू हुआ, ठीक है। ये एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। अच्छा जी, दोबारा आप लिंक को ज्वाइन कर लें, उसके बाद आगे चलते हैं। आप ना, वो खत्म होने वाला है, आप लिंक को दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा।